तो गुजरात का चुनाव सिर्फ एक ही दिन में हो रहा है और बाकी सारे स्टेट जहां पर इन्हें समस्या है वो सारे स्टेट को बहुत सारे चरणों में बांटा गया है। तो ये चुनाव इतना लंबा क्यों खींच रहे हैं और 1.5 महीने तक देश की सरकार ठप हो जाएगी तो विपक्ष सवाल भी नहीं करेगा। दिशाहीन तो नरेंद्र मोदी जी आप हो चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व, देश का सबसे बड़ा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 7 चरण के भीतर चुनाव होने हैं और 4 जून को नतीजे सामने आएंगे। लेकिन जैसे ही चुनावी तारीखों का ऐलान होता है उसके बाद चुनावी तारीखों पर जंग भी शुरू हो जाती है। कई विपक्षी दल चुनाव को लंबा खींचने को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। मेरे साथ सागर शाह जी जुड़ चुके हैं जो कि गुजरात से हैं। आखिर विपक्ष सवाल क्यों खड़े कर रहा है? चुनावी तारीख है, स्वागत करना चाहिए, तैयारियां करनी चाहिए, मैदान में जाने की और जनता के सामने मुद्दों को लेकर आना चाहिए, लेकिन सवाल क्यों? क्या है इस पर आपकी राय? क्या मोदी जी सवाल नहीं चाहते हैं? सवाल तो होगा ना, सवाल तो विपक्ष कर रहा है ना, तो विपक्ष का तो यह अधिकार है कि सवाल करें। सब कुछ आप ही तय कर लेंगे कि किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा, किसी भी राज्य का गवर्नर कौन होगा, चुनाव आयुक्त कौन होंगे, तारीखें कब होंगी, चुनाव कब होगा, कितने चरण में होगा, कौन से स्टेट का भी कितने चरण में होगा, ये सब कुछ आप ही तय करेंगे। तो विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष विरोध के लिए है, विपक्ष सच्चाई के लिए है, विपक्ष प्रश्न करने के लिए है। अगर विपक्ष को कोई आपत्ति है तो उसका प्रश्न करने के लिए ही विपक्ष होता है। विपक्ष को यह आपत्ति है इस देश में कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, ईवीएम डाउटफुल है, ईवीएम के लिए पूरा देश बाहर आया है। तो अगर ईवीएम के लिए चुनाव आयोग से 6 महीने पहले टाइम मांगा है, जब 6 महीने से चुनाव आयोग टाइम नहीं दे रहा है तो विपक्ष क्या करेगा? तो विपक्ष अगर सवाल करता है तो मोदी जी को क्या दिक्कत है, मोदी सरकार को क्या दिक्कत है ना? अभी चुनाव आयोग का चुनाव सिलेक्शन किया गया तो आप मुझे बताइए कि जो प्रतिपक्ष के नेता है अधीर रंजन, उनको एक दिन पहले 212 नाम दिए गए, उसके बाद 10 मिनट पहले 6 नाम दिए गए। तो ये जो 212 नाम है और 6 नाम है, वो क्या मोदी सरकार ने विपक्ष की 28 पार्टियों को पूछा कि अगर आपकी नजर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए आप चुनाव आयुक्त के लिए उसका सिलेक्शन करवाना चाहते हैं तो उसका नाम भी दीजिए? नहीं, ये 212 नाम, ये 6 नाम भी अगर मोदी सरकार डिसाइड करती है और विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता को बुलाकर कहती है कि इनमें से अगर आप चुनिए, तो क्या प्रतिपक्ष के लोग सिर्फ आपके कहने पर हाँ या ना बोलने के लिए रखे गए हैं? तो अगर इतना लंबा चुनाव खींचा जाता है, आप देखिए कि एक सेकंड मुझे पूरा कर लेने दीजिए। अगर ये चुनाव 19 मई को शुरू होकर 4 जून को खत्म हो रहा है, यानी कि 1.5 महीने तक अगर चुनाव चल रहा है, तो क्या 1.5 महीने तक इस देश में सरकार नहीं चलेगी? सरकार देश के जो काम है, देश की जो समस्याएं है, देश में जो बेरोजगारी है, देश में जो अत्याचार हो रहे हैं, देश की समस्याओं पर कोई बात नहीं होगी, संसद नहीं चलेगी कोई समस्याओं के ऊपर, क्योंकि अब तो चुनाव है तो यही बोला जाएगा चुनाव में है, चुनाव में है। तो 1.5 महीने तक चुनाव, ये लोग बात कर रहे थे कि पूरे देश के विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाएंगे, ये मुद्दा उठा था बीच में, आपको पता होगा। तो जिनकी ताकत एक चुनाव 10 या 15 दिन में करवाने की नहीं है, पूरे देश का चुनाव 1.5 महीने तक अगर वो खींचने वाले हैं, तो मुझे ये सवाल हो रहा है कि ये सरकार सारे देश की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाने की बात कैसे करती है? इनकी ताकत नहीं है। और सुनिए, और एक बहुत बड़ा मजेदार मुद्दा है, ये जो लंबा खींचते हैं ना ये चुनाव, इसमें आप देखिए पहले 2 विधानसभा, अभी जो 5 राज्य के विधानसभा के चुनाव हुए, उसके पहले गुजरात के भी 3 या स्टेट के चुनाव थे। उन चुनावों में भी इतना ही लंबा वक्त लिया गया था, इतना ही लंबा समय लिया गया था। आप देखिएगा कि हर स्टेट के जो चरण होते हैं उसमें 7-7 या 8-8 दिन का गैप रखा जाता है, और ये आखिरी शस्त्र है इनका। पूरे साल में ये लोग साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर
किसी की पार्टी तोड़कर, किसी विधायक को खरीदकर, फिर किसी के साथ दादागिरी करके, फिर किसी के साथ ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई की रेड डलवाकर इनको अपने कब्जे में करते हैं। सारे जितने भी पैतरे होते हैं वो रच डालते हैं और वो तय करते हैं कि हम किसी भी तरह चुनाव जीत जाए। जब इन्हें लगता है कि अब यहाँ इस राष्ट्र में, महाराष्ट्र में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में समस्याएं हैं, तो ये लोग क्या करते हैं पता है? ये इनका प्लान होता है, ये आखिरी शस्त्र है चुनाव में धांधली करने का। ये मेरा मानना है। मैं उसी पर आ रही हूँ। देखिए, चुनावी तारीखों का ऐलान होता है, सियासत तेज हो जाती है। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत इस बात की है कि इतना लंबा चुनाव चलेगा तो देश की सरकार कैसे चलेगी, या फिर दिक्कत ये है कि बीजेपी कोई खेला ना कर दे। आपकी टेंशन क्या है? आखिर विपक्ष इतना परेशान क्यों है? अरे हमारी टेंशन नहीं है, ये तो हकीकत है। देखिए, देश के सामने आज सबसे बड़ा स्कैम, सबसे बड़ा घोटाला एक्सपोज हो चुका है और वो विपक्ष ने जो ट्राई किया था, प्रयत्न किया था, याचिकाएं दायर की थी, उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो घोटाला है, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो बिल्कुल असंवैधानिक है, जब इसका जवाब नहीं दिया जा रहा है, इतना बड़ा घोटाला हुआ है, ये सरकार इतने बड़े करप्शन के अंदर फंसी हुई है, तो कौन डाउट नहीं करेगा? क्यों डाउट नहीं करेगा? तो आप मुझे बताइए कि अगर डिजिटल इंडिया है, वाइब्रेंट इंडिया है, ये मोदी जी का नया इंडिया है, बहुत स्पीड और बहुत स्केल से आगे बढ़ रहा है, इतनी फटाफट काउंटिंग होती है ईवीएम में, तो जिस चुनाव का पहला चरण 19 मई को होने वाला है, 19 अप्रैल को होने वाला है, और उसका रिजल्ट आएगा 4 जून को, मतलब पहला जो चरण होगा उसका रिजल्ट आएगा 1.5 महीने के बाद। आप मुझे बताइए, इनकी सबसे बड़ी समस्या आज महाराष्ट्र में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, बंगाल में है। यहाँ पर इनकी सरकार और साउथ के 5 स्टेट्स, यहाँ पर इनकी कोई कैपेसिटी नहीं है कि जीत सके। बिल्कुल, आप मुझे बताइए कि गुजरात का चुनाव एक ही दिन में होने वाला है। आप देखिए, गुजरात का चुनाव एक ही दिन में हो रहा है। पूरे गुजरात में 6.5 करोड़ लोग वोट दे रहे हैं, तो 6.5 करोड़ लोग अगर एक ही दिन में चुनाव कर सकते हैं, आप मुझे बताइए, अगर गुजरात का चुनाव सिर्फ एक दिन में होगा, आप देख लीजिए 7 चरण में गुजरात सिर्फ एक ही दिन है, 7 तारीख को, 7 मई को है, तो अगर गुजरात का चुनाव एक ही दिन में होता है, तो आप मुझे बताइए क्यों एक दिन के अंदर बहुत सारे स्टेट्स में नहीं हो सकता चुनाव? क्योंकि हर स्टेट की सरकार तो अलग अलग है, हर स्टेट की सरकार तो अलग अलग है। अगर गुजरात की सरकार, क्योंकि ये गुजरात मॉडल है, क्योंकि ये गुजरात गढ़ है, क्योंकि मोदी जी को यकीन है कि गुजरात तो मैं जीतने ही वाला हूं, क्योंकि यहाँ तो पूरा मेरा राज है 27 साल से, तो गुजरात का चुनाव सिर्फ एक ही दिन में हो रहा है, और बाकी सारे स्टेट जहां पर इन्हें समस्या है, वो सारे स्टेट को बहुत सारे चरणों में बांटा गया है। अब देखिए, तो इसके ऊपर से भी डाउट होगा। तो ये जो विपक्ष है, सागर जी आपको जी स्क्रीन पर दिख रहा होगा पीएम मोदी का बयान। पीएम मोदी कह रहे हैं कि मैं हेडलाइन पर काम करने वाला नहीं, बल्कि डेडलाइन पर काम करने वाला आदमी हूँ, और ट्वीट कर कह रहे हैं कि विपक्ष दिशाहीन हो चुका है, मुद्देहीन हो चुका है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई जनता के बीच जाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। ये ट्वीट कर वो कह रहे हैं। मोदी जी को कहिए कि आप डेडलाइन पर काम करने वाले आदमी हैं, इसीलिए आपने बिना किसी को बताए पूरे देश में टीवी के मंच पर आकर रात को 8 बजे देश के लोगों को भिखारी बना दिया था अपने खुद के पैसों के लिए, और नोटबंदी लाई थी, उसका कोई परिणाम नहीं आया। आप कोई डेडलाइन पे काम नहीं करते हैं, आपको सेंसेशन करना अच्छा लगता है, आपको ये दिखाना अच्छा लगता है कि मैं मोदी हूं, मैं जो चाहता हूं मैं वही करता हूं। आप रात को 8 बजे आए, इस देश के 140 करोड़ को, आपके परिवार के लोगों को अपने ही पैसों के लिए भिखारी बना दिया, आपने नोटबंदी करी। क्या देश में आतंकवाद खत्म हुआ? क्या उसका कोई परिणाम आया? वो जो काला धन मिला था नोटबंदी से, वो काला धन कहां गया? इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा आप उसको व्हाइट कर रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड में जो गफले हुए उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? तो डेडलाइन पे काम नहीं करते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री सेंसेशन क्रिएट करते हैं, विपक्षी पार्टियों को नहीं, अपने ही परिवार को, 140 करोड़ लोगों को ये देश के प्रधानमंत्री परेशान करते हैं, और अपनी मन की बात नहीं, मनमानी की बात करते हैं, हमेशा अपनी मनमानी करते हैं। चाहे कोई भी बात हो, वो हमेशा देश के प्रधानमंत्री, ये पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो मनमानी करता है। मन की बात तो दिखावा है, ढोंग है,
मनमानी है, मनमानी। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, आप देश के सारे विधानसभाओं के चुनाव एक ही दिन करवाना सोचते थे, एक ही दिन में हो जाए ऐसा सोचते थे, तो ये चुनाव इतना लंबा क्यों खींच रहे हैं? और 1.5 महीने तक देश की सरकार ठप हो जाएगी तो विपक्ष सवाल भी नहीं करेगा। दिशाहीन तो नरेंद्र मोदी जी आप हो चुके हैं। देश की 28 पार्टियां एक हो चुकी है, 63% वोट्स वाले एक हो चुके हैं। आपकी मीडिया ने, गोदी मीडिया ने बहुत प्रयत्न किए कि इंडिया गठबंधन टूट जाए, लेकिन इंडिया गठबंधन टूटा नहीं। और अब तो देखिएगा कि और कितने लोग जुड़ने वाले हैं। दिशाहीन हमारे देश के प्रधानमंत्री हो चुके हैं। उन्हें नहीं दिख रहा कि मेरी जीत है, उन्हें लग रहा है कि मैं हार रहा हूं। इसीलिए जहां जहां पर डाउट है, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, साउथ के स्टेट्स, इन सारे स्टेट्स को 7 चरणों में बांटकर चुनाव करवा रहे हैं। जबकि जहां पर खुद को विश्वास है कि मेरा गुजरात तो मेरा है, तो पूरे गुजरात को एक ही दिन में चुनकर रख देंगे। और 19 अप्रैल से लेकर 4 जून, यानी जो पहले चुने गए लोग हैं, जिसका वोटिंग हो चुका है, मतदान हो चुका है, वो लोग 1.5 महीने तक वेट करते रहेंगे कि कब रिजल्ट आएगा, कब रिजल्ट आएगा। तो ये मोदी जी लोगों को परेशान करने के लिए ये सब कर रहे हैं। मोदी जी खुद दिशाहीन हो चुके हैं। ही इज कंप्लीटली डायरेक्शनलेस पीएम। जी सागर जी, क्या लगता है बीजेपी के सामने कोई कड़ी चुनौती है? विपक्ष के पास कोई बड़े मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेर सके, और या फिर एक तरफा चुनाव बीजेपी जीत जाएगी, जैसा कहा जा रहा है कि मोदी की गारंटी अब देश में चल रही है? मोदी ने कितनी गारंटी दी थी, आप मुझे बताइए। मोदी ने ये गारंटी दी थी कि आप मुझे 1 साल दीजिए, मुझे प्रधानमंत्री बना दीजिए, मैं इंडिया को अमेरिका बना दूंगा। क्या इंडिया अमेरिका बन गया? मोदी जी ने कहा था कि मुझे प्रधानमंत्री बनाइए, मैं देश के एक लोगों को 15 लाख रुपए उनके खाते में दूंगा। क्या 15 लाख मिल गए? मोदी जी ने कहा था मुझे प्रधानमंत्री बनाइए, मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। 10 साल हो गए, 20 करोड़ या नौकरियां दी मोदी जी ने। मोदी जी ने कहा था सबसे पहला काम जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो किसानों का कर्जा माफ करूंगा। क्या किसानों का कर्जा माफ किया मोदी जी ने? किसानों को एमएसपी देने का वादा किया था मोदी जी ने, क्या दिया? मोदी जी ने कहा था कि किसानों की आय दुगनी कर दूंगा। क्या किसानों की आय दुगनी हो गई? मोदी जी ने कहा था कि इस देश में अगर मैं प्रधानमंत्री बन के आया तो स्विस बैंक में पड़ा हुआ सारा काला धन मैं लेकर आऊंगा। लेकिन मोदी जी की आज इतनी भी कैपेसिटी नहीं है कि अपने ही देश की सबसे पुरानी बैंक एसबीआई में पड़ा हुआ जो काला धन है, इलेक्टोरल बॉन्ड है, जो स्कैम हुआ है, 12,000 करोड़ रुपए की बात है, उसका हिसाब भी नहीं दे रहे हैं, यूनिक कोड नंबर भी नहीं दे रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा था। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि अगर मैं आऊंगा तो डॉलर के हिसाब से रुपये को मैं मजबूत कर दूंगा। उन्होंने मनमोहन सिंह को कहा था कि उस देश के प्रधानमंत्री की इज्जत गिर जाती है जिस देश के प्रधानमंत्री का रुपया गिरता है। आज पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो भारत देश का रुपया सबसे ज्यादा कमजोर है डॉलर के हिसाब से। तो क्या आज नरेंद्र मोदी की इज्जत गिरी हुई है या नरेंद्र मोदी की इज्जत विश्व गुरु की है? मैं नरेंद्र मोदी को पूछना चाहता हूं। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स सेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, बट नॉट अ सिंगल थिंग ही हैज प्रूव्ड राइट। सो ही इज कंप्लीटली डायरेक्शनलेस। विपक्ष कह रहा है सर कि अब अन्याय काल खत्म होने जा रहा है। जो अगला सत्ता होगी, जिसके सत्ता हाथ में जाएगी, वो एक नई दिशा लेकर आएगी, देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन पीएम मोदी देखिए आज ही संदेश लिखकर कह रहे हैं कि मेरे परिवारजन, मुझे तीसरी बार मौका दीजिएगा, सत्ता दीजिएगा, ताकि मैं जो संकल्प लेकर चल रहा हूँ विकसित भारत का, वो पूरा हो सके। देखिए, मोदी जी को ड्रामा करना बहुत अच्छा आता है। ही इज नॉट पॉलिटिशियन, लेकिन वो तकदीर से पॉलिटिक्स में आ गए हैं। He is a actor. He is a damn good actor. और वो अमिताभ बच्चन को भी मात दे सकते हैं, इतने बड़े एक्टर हैं। सो कब रोना है, कब गालियां गिननी है, कब गालियों को किलोग्राम में गिनना है, कब आंसू बहाना है, कब मगरमच्छ के आंसू बहाना है, कब आवाज को मतलब अपनी आवाज को रोने जैसी करना है, कब दूसरे लोगों को गालियां बोलनी है, कब संसद में यह बोलना है कि एक अकेला सब पर भारी। ये सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। मोदी जी ड्रामा करते हैं। मैंने देखा है कि एक पहला प्रधानमंत्री है 70 साल का जो हर बार ड्रामे करता है, नाटक करता है और
खुद एक्टर हो उस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं और हर बार गारंटी, मोदी का तकदीर, मोदी का नसीब, मोदी चौकीदार है, मोदी सेवक है, मोदी तो विष्णु का अवतार है, मोदी को कृष्ण का अवतार है, मोदी कल्कि का अवतार है, मोदी स्वामी विवेकानंद का अवतार है, न जाने मोदी क्या क्या है। इस तरह से मोदी जी को उनकी गोदी मीडिया के द्वारा रिप्रेजेंट करवाया जाता है। एक्चुअली मोदी डरपोक है। हमने देखा है वो करण थापर के इंटरव्यू से भागे हैं, वो किसानों से भागे हैं, किसानों से माफी मांगी है। ममता बनर्जी ने बंगाल से उन्हें चुनाव में भगाया था, दिल्ली से अरविंद केजरीवाल ने 2 बार भगाया है, पंजाब से भी भगाया है, साउथ के 5 स्टेट से मोदी जी को भगाया गया है। आप मुझे बताइए कौन से विश्वगुरु है ये, कौन से कॉन्फिडेंट है ये सिर्फ फेंकते, ये फेंकने में माहिर है, ये एक्टर है, ड्रामा करते हैं, नाटक करते हैं, झूठ बोलते हैं और ये न जाने लोगों को बरगलाने के लिए इनके मन में जो आता है वो कुछ ना कुछ बोल देते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी कॉन्फिडेंट है, लेकिन अपना कॉन्फिडेंट कवर अप करने के लिए ऐसी बातें करते हैं हमेशा। ठीक है, आखिरी टिप्पणी सर, इलेक्टोरल बॉन्ड इतना बड़ा मुद्दा है आज का, क्या विपक्ष इसको चुनावी तौर पर भुना पाएगा और जनता के बीच में साबित कर पाएगा या जनता तक मैसेज पहुंचा पाएगा कि ये बीजेपी का सबसे बड़ा घोटाला है? ये कर पाएगा विपक्ष? हाँ, ये साबित हो चुका है, क्योंकि विपक्ष ने नहीं कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, जिसे 2017 के बजट में अरुण जेटली जी, स्वर्गस्थ अरुण जेटली जी ने उसे प्रेजेंट किया था और कहा था कि ये देश के विकास में सबसे ज्यादा हेल्प करेगा, ये ट्रांसपेरेंट है। वो जो चुनावी बॉन्ड जिसका ये लोग नियम लेकर आए थे 2017 में और 2018 में जिसे अमली बनाया गया था, उसके बाद आज इतनी याचिकाएं आई 2019 के बाद एडीएर के द्वारा, फिर कई सारे एडवोकेट्स के द्वारा, कांग्रेस के नेता जया ठाकुर के द्वारा, फिर आरटीआई एक्टिविस्ट लोकेश बत्रा, ऐसे बहुत सारे लोगों ने 2019 से लेकर 2024 तक कोर्ट के अंदर अपनी याचिकाएं दाखिल की, लड़ाई लड़ी और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दे दिया है, वर्डिक्ट दे दिया है कि मोदी सरकार के द्वारा लाई हुई कंप्लीटली नॉन ट्रांसपेरेंट ये जो चुनावी बॉन्ड की प्रक्रिया है, ये बिल्कुल असंवैधानिक है और ये देश का आज तक का 70 साल का भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा घोटाला है। इसका हिसाब आज भी प्रधानमंत्री नहीं दे रहे हैं। कॉर्पोरेट्स चुप है, बड़े बड़े न्यूज़पेपर चुप है, गोदी मीडिया चुप है। क्यों चुप है? क्योंकि सारे मिले हुए हैं, सबने चोरी की है, चोर चोर मौसेरे भाई हुए। कॉर्पोरेट्स ने चुनावी बॉन्ड्स दिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सारे चुनावी बॉन्ड ले लिए। उसी पैसे को ये लोग ब्लैक मनी को वाइट कर रहे हैं। अब इसका जवाब तो उनके पास है नहीं, हिसाब दे नहीं रहे हैं। जब फटकार लगती है तो हिसाब देते हैं, हिसाब देते हैं तो मतलब ये है कि हिसाब दे सकते हैं पर देना नहीं चाहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। तो बिल्कुल ये जो विपक्ष है ये इस बात को बड़ी मजबूती से लेकर आया है और इसका असर ये चुनाव में होगा और यही डर है, ये चाहते हैं कि ये जो गफला है, ये जो स्कैम है, इसको भुलाया जाए। तो इसको भुलाने के लिए वो रातों रात सीएए लेकर आए, लेकिन राम मंदिर की तरह सीएए भी हवा हो गया। तो अब क्या करें? क्योंकि नहीं, लास्ट मुझे पूरा करने दीजिए कि अब क्या करें? अब क्या करें? तो ये क्या कर दिया उन्होंने कि चुनाव को 1.5 महीने लंबा खींच दिया। अब तो चुनाव की बातें होगी, आचार संहिता लग गई, कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, तो 1.5 महीने तक अगर चुनाव खींचा जाएगा तो विपक्ष कैसे इस मुद्दे को उठाएगा जोरों शोरों से? तो इस मुद्दे से भागने के लिए, ये सबसे बड़े स्कैम और घोटाले से भागने के लिए मोदी जी ने ये आखिरी शस्त्र, ये चुनाव का 7 चरण का चुनाव रख दिया और 1.5 महीने के लिए पूरे देश को चुनावी माहौल में इन्वॉल्व कर दिया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सागर जी हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए, महज 80 दिन बाद देश को नई सरकार भी मिल जाएगी और तमाम राजनीतिक पार्टियों की किस्मत भी खुलने वाली है। अब किसकी किस्मत जनता खोलेगी तो देखना होगा, लेकिन सवाल वही कि क्या बीजेपी जो 400+ का दावा और नारा दे रही है, जनता उसको सच भी साबित करेगी या फिर जनता को ही खेला कर देगी? फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे DS4 न्यूज, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।